नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मी यामिनी यशवंत जाधव, आमदार बायकाळा विधानसभा। आज एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या द्वारे मी एक प्रश्न उपस्थित केला होता सभागृहामध्ये, जी 2 दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक प्रतिष्ठित महिलेवर आणि जी माझी नगरसेविका आहे, लोकप्रतिनिधी आहे, प्रवक्ता आहे, अशा महिलेची एक रॅलीमधली क्लिप मॉर्फिंग करून ज्या पद्धतीने सोशल मीडियावर टाकली जाते आणि तिची बदनामी केली जाते, किंबहुना त्याच बरोबरीने माझे सहकारी आमदार जे आहेत माननीय सुर्वे साहेब, त्यांचंही त्याच्यामध्ये बदनामी केली जाते। याच्यातनं त्या दोन्ही जीवन उद्ध्वस्त होतील अशा पद्धतीने हे मॉर्फिंग केलं गेलेलं आहे। याच्यामध्ये मानस कुवट आणि अशोक मिश्रा अशा 2 इसमांना पकडलं गेलेलं आहे। मला वाटतं यांची सखोल चौकशी केली जावी, कारण हे सायबरचे जे दुःशासन आणि दुर्योधन निर्माण होत आहेत त्यांच्यावर कुठेतरी आळा बसून त्यांना कुठेतरी वचक बसला पाहिजे, त्यांना त्याची सजा मिळाली पाहिजे। कारण किती दिवस शीतल म्हात्रे किंवा शीतल म्हात्रेसारख्या अनेक महिला मीडिया समोर किंवा प्रिंट मीडियामध्ये येऊन किंवा लोकांना, समाजाला स्वतःची निर्दोषता दाखवतील आणि त्यांनी का दाखवावी प्रत्येक वेळेला। याच दरम्यान एक बाईट आलाय, मोठे नेते आहेत संजय राऊत साहेब, यांनी उलट म्हटलंय की शीतल म्हात्रेंनी सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील प्रकार केलेला आहे आणि म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हावा। हा कुठला प्रकार आहे? जर मॉर्फिंग त्याच्यात दिसतंय, अनेक वेळेला सभागृहामध्ये याच्याबद्दल सखोल चौकशी व्हावी, या क्लिप्स तपासल्या जाव्या, नेमकी त्याची सत्यता पडताळली जावी, हे सांगितले असताना एका मोठ्या नेत्याने महिलेला ताबडतोब अटक व्हावी, हे बोलणं कितपत योग्य वाटतंय? मग मी प्रश्न विचारू इच्छिते की ज्या वेळेला संजय राऊत साहेब अशी अर्वाच्य भाषा बोलतात महिलांना उद्देशून, त्यावेळेला त्यांच्यावर का गुन्हा दाखल केला जात नाही? त्यांना अटक का केली जात नाहीये? तर याच्यावर ताबडतोब मला वाटतं सभागृहात अध्यक्षांनी आम्हाला संध्याकाळपर्यंतचा वेळ दिलेला आहे आणि त्या वेळेत काय होतं हे आम्ही पाहत आहोत। पण ही गोष्ट लोकांपर्यंत जाणं गरजेचं आहे, कारण हा एका महिलेचा आणि एक पुरुष वर्ग जो स्वतः एक विवाहित आहे, याच्या सुद्धा जीवनाचा प्रश्न आहे। तर मला वाटतं ही संवेदनशीलता मीडियाने सुद्धा दाखवावी आणि अध्यक्ष महोदय तर सांगणारच आहेत, पण हे मला आपल्यापर्यंत पोहोचवायचं होतं। हे दुर्योधन आणि दुःशासन जे सायबरमध्ये निर्माण झाले, त्याच्याने अनेक जीवन उद्ध्वस्त होतात, त्याला खीळ बसला पाहिजे। मला वाटतं माननीय गृहमंत्री, आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री अतिशय संवेदनशील, सुसंस्कृत आणि महिलांचा आदर करणारे आहेत। मला वाटतं विरोधी पक्ष नेता सुद्धा आदर करणारे आहेत। तर या सगळ्यांनी मिळून याच्यावर एक निर्णय घ्यावा आणि ठोस उपाययोजना करावी आणि या सगळ्यांना सजा झालीच पाहिजे, ही माझी मागणी आहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज आपने सदन में ये मुद्दा उठाया था, क्या कहना था आपको और अध्यक्ष ने क्या कहा? मेरा ये कहना था कि बार बार क्यों महिला को आके, ये परंपरा है पहले से, सीता माता को भी अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी। तो आज के युग में हम कौन सी सदी में जी रहे? और अगर आज के युग में भी बार बार एक महिला को आके अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी तो क्या मतलब है? आप 5 दिन पहले महिला दिन मनाते हो, महिला को सर पे चढ़ाते हो, उनको आगे लाने की बात करते हो, और ये क्या है कि एक महिला का इस तरह जो लोक प्रतिनिधि है, और अगर लोक प्रतिनिधि के बारे में ये हो सकता है तो आम औरत के बारे में तो इजीली हो सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये साइबर में जो दुःशासन, दुर्योधन जो पैदा हो रहे, इनको रोकना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आज मैंने ये पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन सभागृह में मैंने लिया है, और इसके दौरान अध्यक्ष ने ये हामी भरी है कि शाम तक इस पे कोई निर्णय होगा। मैं अपील करती हूँ विरोधी पक्ष नेता जो हमारे अजीत पवार दादा है, और हम उनका बहुत आदर करते हैं, कि उनकी तरफ से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो अपने आप को शिवसेना बोल रहे, वो शिवसेना में भी महिला है, तो इन मामले में वो आगे क्यों नहीं आ रही है? वो क्यों इनका प्रतिकार नहीं कर रही है? और जो नेताजी हैं संजय राउत जी, इन्होंने कहा है कि शीतल म्हात्रे को अटक होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने
पब्लिक प्लेस में कुछ वल्गर करने की हिमाकत की है, तो मैं ये कहती हूँ कि आपने तो रोज सुबह में उठ के औरतों पे गंदी बातें और अश्लील बातें बोलने की हिमाकत रोज कर रहे हो, तो आप पे पहले आपको अटक होनी चाहिए और आप पे केस दर्ज होना चाहिए। विश्वसनीयता को लेकर के आपने क्या बातें कही है, क्या इस वीडियो की विश्वसनीयता को लेकर के क्या आपने क्या मुद्दे उठाए हैं, किस तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, कैसे तथ्य सामने आए? ये टेक्निकली मैं तो नहीं बता सकती, इसके एक्सपर्ट्स रहेंगे, उनको दिखाया जाए। एक रैली है, ये रैली रथ पे जा रही है, वो रथ ड्राइव हो रहा है और वो ड्राइव होते वक्त कहीं ब्रेक लग सकता है, कहीं स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उस दौरान कुछ चीज हुई होगी। और या कि मैं तो ये कहती हूँ कि अपने नेताओं के साथ में एक महिला, जो हम आज पब्लिक में घूम रहे हैं, हम पब्लिक में काम कर रहे हैं, तो कहीं चीजें होती है जो उस नेता के कान में बताने की जरूरत होती है, ना कि पब्लिकली बताने की। शायद ताई कुछ बताने जा रही थी और उसी वक्त वो चीज या तो स्पीड ब्रेकर आया होगा या कुछ तो मोमेंट ऐसा होगा जो गलत नहीं था, उसको गलत साबित करने की कोशिश की गई है। इस कोशिश को रोकना चाहिए और इन लोगों को सजा होना बहुत जरूरी है। ये जो पकड़े गए हैं, इनके पास अगर आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स रहते हैं, हर तरफ हम देखते हैं, क्राइम पेट्रोल जो पिक्चर हम सीरियल देखते हैं, जो जांच करने का तरीका है, इनके साथ में वही तरीका यूज करना चाहिए। और इनके पीछे जो भी है, जो पार्टी है या जो नेता है, जहां से लिंक आ रही है, ये सब बाहर आना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता चले। और मैं शीतल ताई के साथ में खड़ी हूँ। नीतीश राणे का ये कहना है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पकड़े गए दो जो ये लोग हैं वो युवा सेना को बिलोंग करते हैं और युवा सेना प्लस आदित्य जी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। नहीं, ये तो नीतीश राणे जी का उनका इन्फॉर्मेशन है। मुझ तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, जो मैंने मुकेश कुंवर और कोई जो दो नाम मैंने बताए, ये अशोक मिश्रा और मुकेश कुंवर, आप अगर इन दोनों को छोड़ेंगे तो आगे ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो हम पे भी इस तरह के कोई प्रांत करने की या इस तरह की मॉर्फिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को कहीं भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। आपका एक सवाल है आपसे कि आपके जो इलाके हैं, खासकर जो है मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं, ड्रग्स को लेकर इन इलाकों में कई सारी अवेयरनेस या कई सारी बेदारी की जा रही है, जागरूकता लाई जा रही है, बावजूद उसके ड्रग्स के जो मामला है उनमें कमी नहीं आ रही, वजह क्या है? आज के दिन मुझे लगता है ये सवाल आपका यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं शीतल मात्रे एक महिला है और एक महिला आमदार होने के नाते मैं उनकी साइड से खड़ी हूँ, ये बताने के लिए मैं मीडिया के सामने आई हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुम्हालाच बघून, तुम्हालाच एक 2 मिनिटाचा आहे। तुम्ही जेव्हा तुम्ही रोल बोलले, आप जब रोल करोगे तब मैं गोल करूंगा। तिकडे जातोच आहे। सभागृहामध्ये एक कृषी मंत्र्यांचं जे वक्तव्य त्याबद्दल तिथे सभागृहात बोललोच आहे। आज 2 दिवसापूर्वी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प खालच्या सभागृहामध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वरच्या सभागृहामध्ये सन्माननीय केसरकर यांनी सादर केला आणि त्या दोघांनी एक वाक्य म्हणाले ते असं, हे पंचामृत आहे आणि त्यातलं पहिलं अमृत हे शेतकरी असं होतं आणि त्याच्यावर ते बोलत होते आणि त्यांनी ते मांडलं। 2 दिवसापूर्वी ज्या भावना व्यक्त केल्या गेल्या या राज्याच्या बळीराजाबद्दल, शेतकऱ्याबद्दल, ज्या आत्महत्या आहेत त्या बाबतीमध्ये कृषी मंत्र्यांची जी काही वक्तव्य आहेत, मुक्ताफळ ज्यांनी त्यांनी केली आहेत, त्याचा तीव्र शब्दामध्ये निषेध करत असताना मी वरच्या सभागृहामध्ये ही गोष्ट मांडलेली आहे। त्यांना जेव्हा हा प्रश्न विचारण्यात आला की त्यांच्याच मतदारसंघामध्ये 8 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या
आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा खरं तर एक राजकीय किंवा पॉलिटिकल प्रश्न होता कामा नये, परंतु कृषी मंत्र्यासारख्या मंत्र्याने ज्याचा थेट संबंध शेतकरी आणि शेतकऱ्याच्या संवेदनांशी आहे, त्यांचं वक्तव्य असं होतं, आत्महत्या तो क्या हमेशा का है, नेहमीच आहे. ह्या भावना जर सरकार म्हणून आणि कृषी मंत्री म्हणून अब्दुल सत्तारांच्या असतील तर त्याचा आम्ही थेट शब्दामध्ये, मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध केलेला आहे आणि मी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केलेली आहे की त्यांचा तात्काळ राजीनामा घेण्यात यावा. यांनी याच्या अगोदरही सुद्धा अशा पद्धतीची मुक्ताफळं अनेक वेळेला उधळलेली आहेत. परंतु एकीकडे याच्यामध्ये आपल्या बजेटमध्ये डायलॉगबाजी करायची, त्याच्यामध्ये मोठ्या मोठ्या गोष्टी करायच्या आणि हा बळीराजा ज्या वेळेला अगदी निराश होऊन आत्महत्या करतो त्यावेळेला त्याची अशा पद्धतीने टर उडवायची, ही गोष्ट महाराष्ट्रासारख्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला आणि शेतीप्रधान ह्या राज्याला, जिथे आमच्या या महाराष्ट्राची जी संस्कृती आहे त्यालाही शोभा देत नाही. आणि म्हणून अब्दुल सत्तार जे कृषी मंत्री आहेत त्यांनी तात्काळ त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी तो राजीनामा घ्यावा त्यांचा, जेणेकरून या बळीराजाला, या शेतकऱ्याची जी त्याच्या आत्महत्येचं जे एक प्रकारचं त्याचं विडंबन केलं जाते, ज्या पद्धतीने चेष्टा मस्करी केलं जाते, त्यासाठी आम्ही मागणी केलेली आहे वरच्या सभागृहामध्ये. त्यांनी त्यांचा राजीनामा द्यावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी तो राजीनामा घ्यावा. हजारों किसान मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं, विधानसभा की तरफ, क्या कहेंगे आप? शेतकऱ्यांचा नाशिकहून मोठा मोर्चा येतोय, अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा झाल्या, पण शेतकऱ्यांचे मागे नाही का? पंचामृत घ्यायला येतात आहेत ते. मी अर्थसंकल्पावर बोलणारच आहे. आज आमचा मोर्चा असल्या कारणाने मी आज बोलणार नाही, उद्या बोलणार आहे. पंचामृत आपल्या सगळ्यांना माहीतच असेल, पंचामृत कसं वाटलं जातं, किती दिलं जातं. आणि पंचामृत हा फक्त या राज्याच्या जनतेला, शेतकऱ्यांना पंचामृतच वाटण्याचं काम देवेंद्र फडणवीसांनी केलेलं आहे, या ईडी सरकारने केलेलं आहे. आमचा तर प्रश्न असा आहे की प्रसाद कुणाला देणार आहात आणि जेवण कुणाला. मला वाटतं प्रसाद मग यांना असेल, एकनाथ शिंदेच्या गटाला असेल, आणि जेवण मात्र भाजप खाणार. आणि त्याचाच जेव्हा जाब विचारायला राज्यातले अनेक शेतकरी या ठिकाणी येतात आहेत, धडकत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर कृषी मंत्र्यांनी असं वक्तव्य करणं, बेजबाबदार वक्तव्य, भावनाहीन वक्तव्य, त्याच्यासाठी त्यांचा निषेध केला आणि त्याच्यासाठी त्यांचा आम्ही राजीनामा मागत आहोत. हिंदी में भाई प्लीज कहना चाहिए, हजारों किसान मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तो यही कहेगी कि जो हमारा बजट जो उप मुख्यमंत्री जी ने टेबल किया निचले सदन में, ऊपर के सदन में केसरकर जी ने टेबल किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले एक जुमला, ये जुमला उनको बहुत अच्छी तरह ये होता है और वो अभी बहुत सीख लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से. उन्होंने कहा कि ये बजट यानी पंचामृत है और उसमें पहला अमृत यह है कि उसमें किसान और किसानों की बाकी सारी बातें की. अब अगर इतनी अच्छी बातें की है, इतना सारा हुआ है, तो इस राज्य का किसान यहां क्यों आ रहा है, ये तो सवाल है. उसका मतलब ये होता है, ये किसान जो है उसको इनका जरा भी भरोसा नहीं, ये जुमलेबाज है. केंद्र की सरकार जुमलेबाज रही. आज राज्य की सरकार जिस तरह से बात कर रही है, उन्हें पता है कि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है और फिर वो किस तरह से जितनी भी योजनाओं के बारे में उन्होंने बात की है इस पंचामृत में, इस खास करके इस बजट में, वो किस तरह से होगा. रही बात आज का जो यह है ज्वलंत विषय है, वो आज कांदा जला रहे हैं किसान, तरकारी जला रहे हैं, हरभरा जला रहे हैं, कपास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आज गाजर लेके सब आए थे यहाँ, आपने देखा. तो ये गाजर दिखा के
ये सरकार जो जताने की कोशिश कर रही है किसानों को, खास करके वो किसानों को मंजूर नहीं है, इसलिए अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए वो ये पूछेंगे। नाफेड़ के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वासित किया कि नाफेड़ खरीदी करेगी। कहां खरीदी की? ये मैं कांदे के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी की सारे जो ये है उनकी बात कर रहा हूं। तो ये सिर्फ कहेंगे लेकिन अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, बाकी लोग उनकी बात नहीं सुनते, तो आम आदमी को, खास करके किसानों को इसकी राहत कैसे मिलेगी? यही सवाल पूछने के लिए शायद वो सारे किसान मुंबई की ओर बढ़ रहे हैं। भाई बसपा की जीत के बाद महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया कि हम पूरे महाराष्ट्र में रैली करने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि हम जन आशीर्वाद रैली कर रहे हैं, उससे डर के अब आप महाविकास आघाड़ी की रैली निकाल रही है पूरे महाराष्ट्र। नहीं, इन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम इन्हें बिल्कुल कभी भी डरते नहीं थे, अभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इनको अगर इनके कामों के ऊपर, कार्यों के ऊपर पूरा भरोसा है तो ये जन आशीर्वाद किस बात का? आपको तो केंद्र में दोबारा चुन के दिया। अगर 9 साल आपने बहुत ही अच्छा काम किया है तो जन आशीर्वाद तो आपको उस बैलेट बॉक्स में, वो खास करके मशीन में तो आपने ले लिया। ये जो ईवीएम मशीन है, जो पूरी तरह उसके ऊपर क्या कर रहे हैं वो पूरा देश जानता है। तो हमारा कहना है कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली, हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोगों के प्रति जा रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपको क्या मिला, आपकी जिंदगी कितनी सुधर गई, आपके बच्चों को कितने लोगों को नौकरी मिली, आपके घर में जो खास करके और राज्यों में और रूरल एरिया में, खास करके ग्रामीण विभाग में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, जिस तरह के मंत्री लोगों के बेटे और उनके रिश्तेदार अन्याय अत्याचार कर रहे, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे बाकी सारे राज्य हो, वो हम उनको पूछ रहे हैं। तो हमारा महाविकास आघाड़ी का लोगों के प्रति जाना, लोगों के प्रति पूछना, लोगों के प्रति सम्मिलित होना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इन्हें जन आशीर्वाद की क्या जरूरत पड़ी? अगर काम अच्छे हैं तो फिर उनको ये जन आशीर्वाद का नहीं होना चाहिए। नहीं, पुरानी स्कीम का मुझे तो ताज्जुब इस बात का हुआ, ये सवाल हमने ऊपरी सभागृह में हमने उठाया था। हमारे जो 2 नए एमएलए जो एमएलसी जो आए हैं, नागपुर से आए हुए हैं और अमरावती से आए हैं, हमने सारे लोगों ने ये सवाल उठाया था। तभी उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने आश्वासित किया था कि हम सबकी मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को तो बुलाया नहीं। हालांकि वो बुलाए न बुलाए ये मुद्दा तो है, वो चाहे जो भी बात करे वो ये मुद्दा है, और हम इस मुद्दे के लिए बिल्कुल लगातार इस सरकार से लड़ते रहेंगे और पुरानी पेंशन है ये हासिल करके दे देंगे।